नमस्कार दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के अवधारणात्मक वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आशीष कुमार पोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो पतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले पतन का शाब्दिक अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। एक्चुअली में एकदम सुन के लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं पतन मतलब अंत। तो पतन और अंत में काफ़ी भिन्नता होती है। अंत मतलब नष्ट हो जाना पूरी तरीके से, लेकिन पतन जो है, पतन का मतलब होता है गिरावट। सिंधु घाटी सभ्यता की जब पतन की हम बात करते हैं तो यहाँ पतन से आशा ये है कि उसका जो सभ्यता का नगरीय स्वरूप था उसमें कैसे गिरावट आई है, वो कैसे धीरे धीरे नष्ट हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि स्वरूप क्या है पतन का। पतन का स्वरूप अकस्मात है कि क्रमशः है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो सभ्यता के जितने भी नगर हैं सभी का पतन एक साथ नहीं हुआ है। अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रमाण मिले हैं, और जिस तरह से प्रमाण मिले हैं वो ये दर्शाते हैं कि पतन जो है वो अकस्मात नहीं हुआ है, बल्कि क्रमशः पतन हुआ है। और पतन जो हुआ है वो उसके नगरीय स्वरूप का हुआ है। जो नगरों की विशेषता थी, जो व्यापार वाणिज्य था, जो उनका जनजीवन था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, वो विशेषताएं समाप्त हो गई हैं। और कालांतर समय में जो सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं उसमें वो सारी विशेषताओं का अभाव था जो कि पहले पाई गई हैं। तो ये कहना सही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का जो पतन है वो क्रमशः हुआ है, अकस्मात नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये सिद्धांत आता है कि पतन अकस्मात कैसे होगा और क्रमशः कैसे होगा। तो देखिए, अकस्मात जो पतन होता है वो किसी बड़ी प्राकृतिक विपदा से हो सकता है, या बाह्य आक्रमण से हो सकता है, या किसी महामारी से हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रमाण बहुत कम मिले हुए हैं। तो पतन के जो कारण हैं, विद्वानों ने अलग अलग स्थानों पर उत्खनन किया है, शोध कार्य किया है, और उसके आधार पर उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए हैं। तो लगभग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारण हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय स्वरूप धीरे धीरे नष्ट हुआ। तो सबसे पहला, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और रंगनाथ राव, ये विद्वान बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों का पतन बाढ़ से हुआ है, क्योंकि नगरों में सबसे पहले तो जो दुर्ग था, दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया जाता था, दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया जाता था, और कहीं कहीं पे ऊंचाई बढ़ाने के भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब नदी का पानी जो था वो सिंधव नगरों के लिए एक परेशानी का विषय था। इसके पश्चात जल प्लावन से सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों का पतन हुआ है। इसके बारे में मान्यता है विद्वान साहनी की, और इसके प्रमाण में ये बोलते हैं कि जल प्लावन होता था, पानी भर जाता था नगरों में, और उससे उनका जनजीवन पूरी तरह से रुक जाता था। इसलिए उन्होंने वहाँ से पलायन प्रारंभ कर दिया। और इसके प्रमाण में बताते हैं कि कई स्थानों पे सिंधव नगरों में गाद मिले हैं, गाद के अवशेष मिले हैं। किसी स्थान पर अगर बहुत लंबे समय तक जल भर जाता है तो जब वो जल वापस हटता है तो वहाँ पे गाद जम जाती है। तो वो गाद के प्रमाण से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि लंबे समय तक जल के भराव के कारण सिंधव नगर जो हैं वो अपने नगरीय स्वरूप से नष्ट हो गए। इसके पश्चात नदी मार्ग में परिवर्तन है। तो लैम्ब्रिक, डेल्स और एमएस वत्स, माधव स्वरूप वत्स, इनकी मान्यता है कि नदियों के कारण सभ्यता विकसित हुई थी, और नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाने से सभ्यता का जो स्वरूप है वो नष्ट हुआ है। क्योंकि नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने से जो नदी से जो विशेषताएं इनको प्राप्त होती थी, जो नदी का ये लोग उपयोग करते थे, वो चीज़ें नहीं कर पाए, इसलिए नगरीय स्वरूप नष्ट हुआ है। और इसके एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि गग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से जो कालीबंगन का जो नगर है वो नष्ट हुआ है, मतलब लोगों ने और कहीं पलायन कर दिया है। इसके पश्चात जलवायु में परिवर्तन के सिद्धांत का समर्थन करते हैं ऑरेन स्टाइल और अमनानंद घोष। और इनकी ये मान्यता है कि जलवायु, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक सूक्ष्म संतुलन से हुआ है। एक सूक्ष्म संतुलन मतलब होता है कि आपने प्रकृति आपके फेवर में थी, उस समय प्रकृति आपके फेवर में थी, सारी चीज़ें आपकी सभ्यता के अकॉर्डिंग हो रही थी, तो आपकी सभ्यता विकसित हो रही थी। लेकिन जब उन्हीं व्यवस्थाओं में थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा है तो सभ्यता का पूरा, चूँकि प्रकृति से जुड़ी हुई सभ्यता थी, इसलिए सभ्यता पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई और धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो इन्होंने कहा है कि वर्षा की मात्रा में कमी हो, क्योंकि वर्षा काफ़ी अच्छी होती थी और
कुछ स्थानों पे, लगभग सभी स्थानों पे पानी का स्तर काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें ये खेती करते थे। वर्षा की मात्रा में जैसे जैसे कमी होती गई, खेती इनकी जो कृषि, जो वर्षा नदी के और वर्षा के जल पे आधारित जो कृषि थी, उसमें कमी आई है और इससे सभ्यता का नगरीय स्वरूप नष्ट हुआ है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि नगरों में शुष्कता में वृद्धि हुई है, मतलब ड्राइनेस के प्रूफ मिले हैं, और जिससे एग्रीकल्चर इनकी इफ़ेक्टिव हुई है। फिर कैनेडी महोदय बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो प्राकृतिक आपदा या महामारी से हुआ है, क्योंकि इसके प्रमाण में बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो में बड़े पैमाने पर शव मिले हैं, इकट्ठे शव मिले हैं, तो वो निष्कर्ष निकालते हैं कि मलेरिया या किसी ऐसी महामारी के संपर्क में आने से सभ्यता का पतन हुआ है। जब लोगों को महामारी का सामना करना पड़ा और वो उनसे लड़ नहीं पाए, तो वो फिर उन स्थानों को छोड़ के दूसरे स्थानों की ओर चले गए। बाह्य आक्रमण के सिद्धांत का समर्थन करते हैं मार्टिमर व्हीलर पिगट, और इसका उन्होंने जो प्रमाण दिया, जो मोहनजोदड़ो के जो शव प्राप्त हुए हैं, उन्हीं शवों के लिए उन्होंने बोला है कि किसी बाहरी सभ्यता वालों ने या दूसरी शक्तियों ने यहाँ आक्रमण किया होगा और यहाँ के लोगों को मार के भगा दिया होगा, और जो लोग नए आए हैं वो इतना उन्नत ज्ञान नहीं रखते थे, इसलिए वो सभ्यता को कंटिन्यू नहीं रख सके। और इसके प्रमाण में आर्य आक्रमण सिद्धांत भी दिया जाता है, क्योंकि सभ्यता का पतन और आर्यों का भारत में प्रवेश ये लगभग 1700 BC और 1500 BC की बीच की बात है। लेकिन इसके अलावा जो आर्यों के जो ग्रंथ है उसमें शत्रुदुर्ग को हरियूपिया कहा गया है, जिसके की साम्यता हम हड़प्पा से मान सकते हैं। लेकिन जो आई हुई सभ्यता है उसमें और इनकी सभ्यता का जो स्तर है वो काफ़ी परिवर्तित था, और इसके साथ में ही जो आर्यों के प्रमाण है वो सैंधव नगरों से उतने पैमाने पर प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि बाह्य आक्रमण से ही सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का पतन है। हाँ, ये हो सकता है कि पतन के काल में या पतन उपरांत आर्यों का आगमन यहाँ हुआ होगा, जिसके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का ऐसे संघर्ष का प्रमाण नहीं मिलता है कि एक स्थान पे कुछ शव मिले हैं, लेकिन उसके मतलब मृत्यु का और भी कारण हो सकता है। तो ये कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्वरूप है। पतन अकस्मात नहीं था, पतन क्रमशः हुआ है, और मुख्यतः जो पतन का कारण है वो ये है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संतुलन था वो संतुलन नष्ट हुआ है। जो आपको प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त हो रही थी, अगर वो प्राप्त होनी बंद हो जाएगी, इसको आप जस्ट ऐसे समझ सकते हैं कि जो झूम खेती या जो घुमंतू खेती करने वाले लोग होते हैं वो निरंतर उपजाऊ ज़मीन की तलाश में, या जो चारागाह वाले होते हैं वो निरंतर उपजाऊ ज़मीन की तलाश में घूमते हैं, और किसी एक स्थान पर अगर उनको जीवन की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो वो लंबे समय तक वहाँ रह लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे वो सुविधाएं या वो विशेषताएँ ख़त्म होती हैं तो फिर कुछ समय बाद उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता से। तो जैसा कि हमने अभी पतन के पॉइंट में देखा था कि सिंधु नगरों का अकस्मात पतन नहीं हुआ है, बल्कि एक समयांतराल में सभ्यता की जो नगरीय विशेषताएं हैं वो समाप्त हो गई हैं, और उन स्थानों पर सभ्यता का स्वरूप जो है वो ग्रामीण हो गया है, या कुछ स्थानों पर सभ्यता जो है, सभ्यता के प्रमाण मिलना बंद हो गए हैं। लेकिन साथ में ही सभ्यता की उत्तरजीविता थी, क्योंकि उसी समय अन्य स्थानों पर सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं और कुछ अन्य स्थानों पर नई सभ्यताओं के प्रमाण हमको मिले हैं, और ये जो प्रमाण मिले हैं ये उन्नत सभ्यता के नहीं हैं, लेकिन कुछ सभ्यताओं के प्रमाण। तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता के स्थान पर भारत के कई भागों में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के निर्मित होने के या निरंतर चलने के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ ये जो प्रमाण है, देखिए ये प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि सभ्यता नष्ट नहीं हुई है, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण आने तक हमको निरंतर अलग अलग स्थानों से ताम्र पाषाण संस्कृतियों के छोटे छोटे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो जिस स्थान पे थी उसके पास ही एक जुगाड़ संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। जुगाड़, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो और आमरी, इन स्थानों से इसके प्रमाण मिलते हैं। उन्नत जीवन नहीं था, लेकिन ये एक संस्कृति के रूप में वहाँ पे कार्य कर रहे थे। फिर लोथल, रंगपुर और रोजदी, यहाँ से भी ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं।
ये उत्तरवर्ती सैंधव संस्कृतियाँ थीं और लौह युग के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लौह युग के आने तक, मतलब सैंधव काल के बाद से लौह युग तक के बीच के प्रमाण यहाँ मिले हैं, जो कि ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थीं। और यहाँ पे जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो सैंधव मृदभांड से अलग थे। और ये जो मृदभांड है, ये मृदभांड में पशुओं का बहुतायत में अंकन किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये पशुपालक संस्कृति थी। इसके पश्चात आलमगीरपुर से परवर्ती हड़प्पा के बाद के काल की ताम्र नदियाँ प्राप्त हुई, मतलब तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, मतलब यहाँ पे भी संस्कृति थी। फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और काफ़ी भागों से, दक्षिण भारत के भी काफ़ी भागों से ताम्राश्म संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि परवर्ती हड़प्पा मानी जाती है, मतलब हड़प्पा के बाद इनका विकास हुआ है। फिर आहाड़ एवं गिलुंद, ये दो स्थान हैं बनास नदी घाटी में राजस्थान से, तो यहाँ पे भी ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है 1700 से 1200 BC के समय के मध्य में मालवा, जोरवे, यहाँ से गैर हड़प्पा बस्तियों के प्रमाण मिले, मतलब हड़प्पा से इनका संबंध नहीं था। और कायथा से भी प्रमाण मिले हैं, जो कि हड़प्पा कालीन थी। तो ऐसे कई स्थल हैं जो हड़प्पा के समकालीन थे या हड़प्पा संस्कृति के बाद में विकसित हुए हैं। तो ये सभ्यता की उत्तरजीविता को दिखाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम देख रहे हैं वो उत्तरजीविता में है और उसका विषय है वर्तमान तक। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशेषताएं या जो नगरीय स्वरूप या जितने भी उसके स्वरूप प्राप्त हुए हैं, क्या वर्तमान तक हमारे पास उपलब्ध हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का अध्ययन करने के पश्चात उसकी जो विशेषताएं हमने देखी हैं वो वर्तमान तक हमारे जीवन में उपस्थित हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं, क्योंकि उस समय उन लोगों ने आज से 5000 से 4000 वर्ष पूर्व उन्होंने जो उन चीज़ों का प्रयोग किया है, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं थी, जो उनका जीवन और समाज था, वो अभी तक हमारे वर्तमान तक चलायमान है, मतलब निरंतर है। अब उसमें देखिए, सबसे पहला धार्मिक प्रमाण है। तो वर्तमान हिंदू धर्म को अगर आप देखते हैं तो हिंदू धर्म की वही परिकल्पनाएं अभी तक चल रही हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुई। पशुपति शिव को हम शिव के रूप में पूजते हैं, मातृ देवी को हम देवियों के विभिन्न स्वरूप के रूप में पूजते हैं। इसके साथ देखिए, जल को हम पवित्र मानते हैं, अभी भी किसी भी धार्मिक कार्य के पहले स्नान का महत्व है। अग्नि को पवित्र मानते हैं, जो उस समय यज्ञ और बलि के प्रमाण वहाँ प्राप्त हुए हैं, वो अभी भी हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। फिर वृक्ष को पवित्र मानते हैं, वहाँ पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता था, हम भी हमारे वर्तमान में भी पीपल, नीम आदि कई वृक्षों को, बरगद को पवित्र मानते हैं। और पशुओं में भी गाय को पवित्र मानते हैं, वहाँ पे कुबड़ विहीन वृषभ को पवित्र माना जाता था। तो ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो वर्तमान तक चल रही हैं। इसके बाद सिक्के और मोहर जिस तरह से वहाँ प्राप्त हुए थे उसके आकार में समानता है। गोलाकार और वर्गाकार सिक्के थे, तो वो सिक्के अभी भी हमारे यहाँ जो चलते हैं सिक्के वो इन्हीं आकारों के होते हैं। और साथ में ही सिक्कों को जिस तरह से ढाला जाता था वही प्रणाली आज भी सिक्कों के निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है। फिर उसके बाद आभूषण है, तो जिस प्रकार के आभूषण वहाँ प्राप्त हुए हैं, बाली नथ से लेके कंठाहार, फिर जितने भी प्रकार के आभूषण हैं, तो वो आभूषण अभी भी प्रचलन में है। कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरणा पाके ही सभ्यताओं ने उसी तरह की चीज़ों का निर्माण किया। कपास का उन्होंने प्रयोग किया था, कपास के वस्त्र अभी भी बनाए जाते हैं। साथ में कृषि में देखिए, कृषिगत जो विशेषताएं थी वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ से कृषि का ज्ञान चल के हमारे पास तक आए, क्योंकि हमने कृषि का आविष्कार नहीं किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी पहले नवपाषाण काल में जो पहला जो कृषि का प्रमाण मिला है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो वो ज्ञान जो है कृषि का अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, ये उसकी उत्तरजीविता है। और सबसे अंत में है मृत्तिका शिल्प। जिस तरह से मिट्टी के वहाँ पे वस्तुएं बनाई गई, मिट्टी के मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बर्तन बनाए गए हैं, मनके बनाए गए, तो आज भी वो चीज़ें चल रही हैं। मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं चक्के से और उसको आग में पकाया जाता है। मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, उसको भी आग में पका के टेराकोटा फिंगरिंग्स बनाया जाता है। तो ये सारी जो विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की, ये वर्तमान में हमारे जीवन में हमको दिखती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक उत्तरजीवी सभ्यता है और इसकी बहुत सी विशेषताएं हम अपने वर्तमान जीवन में उपयोग कर रहे हैं और अपने चारों ओर देख रहे हैं। सबसे अंतिम पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप का है उनका समाधान पद्धति, किस तरह से वो शवों के साथ
किस तरह से शवों का अंतिम संस्कार करते थे। तो देखिए जो शवादान पद्धति थी वहाँ पे वर्तमान समय के अनुसार ही 3 प्रकार के शवादान होते थे, और ये शवादान पद्धति उस सभ्यता की उत्तरजीविता भी दिखाती है, क्योंकि उस समय जो उनने शवादान पद्धति यूज की है वो आज भी हमारे समाज में हमारे चारों ओर वही पद्धति का यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए पूर्ण समाधि होती थी। पूर्ण समाधि मतलब शव को दफना दिया जाता था, और दफनाते समय ये देखा जाता था कि कुछ शव ऐसे मिले हैं जिसमें कि पूरे उसके दैनिक जीवन के उपयोग की सारी चीज़ें शव के साथ मिली हैं और आभूषण भी मिले हैं। तो ये माना जाता है कि जो उच्च वर्ग के लोग थे या धनी लोग थे उनका पूर्ण समाधिकरण किया जाता है, और इसके प्रमाण जो है वो हड़प्पा से मिले, यहाँ पे 67 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा दूसरी समाधि थी आंशिक समाधि। अब आंशिक समाधि में शव को मरने के बाद कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था। जब उसको खुले में छोड़ दिया जाता था तो पशु पक्षी या जो भी मांस भक्षी जो क्रिएचर्स होते हैं वो सबको खा लेते थे, और अंत में बची हुई अस्थियों को दफना दिया जाता था या नदी में बहा दिया जाता था, जो कि वर्तमान समय में भी भारत में कई स्थानों पर किया जाता है। और इसके साथ में जो अंतिम प्रकार था वो दाह संस्कार था। दाह संस्कार में शव को जला दिया जाता था, और जलाने के पश्चात उसका जो अवशेष प्राप्त होते, जो अस्थियाँ प्राप्त होती हैं, उनको अस्थि कलश में रखकर ज़मीन में गड़ा दिया जाता था। तो ये मुख्यतः 3 समाधियाँ शवादान पद्धतियाँ वहाँ प्रचलित हैं। मोहनजोदड़ो में तीनों प्रकार की शवादान पद्धति के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से कुछ विशेष अवशेष मिले हैं जिसमें कुछ समाधि में व्यक्ति के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि कुत्ता जो वर्तमान में हम वफादार समझते हैं वो उस समय भी वफादार ही माना जाता रहा। और साथ में लोथल में कुछ समाधियों में एक साथ 2 लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, और इसमें कई समाधियों में स्त्री और पुरुष के अवशेष मिले। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि हो सकता है उस समय सती प्रथा जैसी कोई प्रथा रही हो जहाँ पे स्त्री पुरुष को साथ में शवादान दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएँ पढ़ेंगे।